तो हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर उभरे बॉलीवुड स्टार सोनू सूद एक अलग अंदाज में नजर आए। जैसलमेर पधारे सोनू सूद ने धोरों के कलाकारों के साथ लोक संगीत में भी हाथ आजमाया। उन्होंने हारमोनियम बजाकर राजस्थान के प्रसिद्ध लोकगीत पधारो म्हारे देश गाया। इस दौरान उन्होंने लोक कलाकारों को भारत का दिल कहते हुए लोगों से इन्हें प्रमोट करने की अपील की। उन्होंने कलाकारों को कहा कि वे भी उनके साथ ही गाना गाकर भारत घूमना चाहते हैं। दरअसल इन दिनों सोनू सूद जैसलमेर घूमने का पूरा आनंद उठा रहे हैं। जैसलमेर के एक निजी होटल में रुके सोनू सूद लोक कलाकारों को गाते देख खुद को भी नहीं रोक पाए। सलमान खान की दबंग में छेदी सिंह के रोल से मशहूर हुए सोनू सूद एक सिने कलाकार के अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी अपने कामों से पहचाने जाते हैं। कुल्लू जिले में मौसम ने फिर करवट बदली है, जिसके बाद ऊंची पहाड़ियों में सुबह से ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोर्टर पर भारी बर्फबारी के बाद प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए सोलंग नाला से आगे पर्यटक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि बर्फबारी के मौसम में ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों पर न जाए। कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि मौसम विभाग ने 2 दिन तक भारी बर्फबारी की आशंका जाहिर की है और इसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों और सैलानियों को पूरी तरह से सावधान रहने की सलाह दी गई है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। पूरा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। वैसे तो दक्षिण भारत में ठंड का प्रकोप कम देखने को मिलता है, लेकिन इस साल ठंड की चपेट में दक्षिण भारत भी नजर आ रहा है। यकीन नहीं हो तो इन तस्वीरों को देखिए। ऐसी तस्वीरें भारी बर्फबारी से ठिठुरते कश्मीर से अक्सर आती रहती है, लेकिन गिरते तापमान का असर केरल के मशहूर हिल स्टेशन मुन्नार में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ तापमान जमाव बिंदु से भी नीचे उतर चुका है, जिससे हालात बिल्कुल कश्मीर जैसे हो गए हैं। सड़कों पर, खेतों में, मैदानों में हर जगह बर्फ की चादर बिछी दिख रही है और ठंड अपने चरम पर है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तरी हवाओं के कारण हर 3 या 5 साल में ऐसी स्थिति बनती है, जब दक्षिण भारत में कई जगह पारा अपने न्यूनतम स्तर तक पहुंच जाता है। हालांकि मुन्नार की ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं, क्योंकि अपनी हरियाली और खूबसूरत वादियों के लिए केरल का ये डेस्टिनेशन पूरे भारत में मशहूर है। छत्तीसगढ़ के जशपुर के पत्थलगांव रेंज में 12 हाथियों का दल जंगल से बाहर निकलकर गांव में भारी उत्पात मचा रहा था। इस दौरान जब ग्रामीणों ने हाथियों को खदेड़ा तो एक हाथी कछार गांव में बने हुए एक गहरे कुएं में जा गिरा। हाथी कुएं से निकलने की कोशिश में लगातार जुटा रहा। वह बार बार खुद को ऊपर लाने की मशक्कत कर रहा था, लेकिन अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। हाथी को कुएं में फंसा देखकर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने अपने स्तर पर हाथी को निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब सफल नहीं हुए तो वन विभाग को खबर की, जिसके बाद जेसीबी मशीन के साथ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीन की सहायता से कुएं को तोड़कर रास्ता बनाया गया, जिसके बाद हाथी का रेस्क्यू हुआ। कुएं से निकलकर हाथी झंडा घाट के जंगलों की तरफ भाग गया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसीलिए सड़क पर चलते समय, वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधान रहिए। साथ ही यातायात से जुड़े नियमों का पूरी तरह से पालन कीजिए। इस संदेश के साथ झालावाड़ में
सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हो गया। 11 से 17 जनवरी तक जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम किए जाएंगे। इस मौके पर शहर के मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर से सड़क सुरक्षा वाहन रैली निकाली गई। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस मिनी सचिवालय पर संपन्न हुई। इस दौरान दुपहिया वाहनों पर पुलिसकर्मी हेलमेट लगाकर सड़क सुरक्षा की तख्तियों से संदेश देते हुए चल रहे थे। एसपी ने सभी वाहन चालकों से सड़क सुरक्षा और यातायात का नियमों का पालन करने की अपील की। सात दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन सूचना केंद्र में किया जाएगा, जिसमें रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी दी जाएगी। उदयपुर में भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ। 11 से 17 जनवरी तक चलने वाले इस सड़क सुरक्षा सप्ताह में वाहन चालकों को यातायात नियमों से अवगत कराने के लिए गांधीगिरी का रास्ता अपनाया गया। आमतौर पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती बरती जाती थी, लेकिन अब ये 7 दिन जागरूकता के लिए समर्पित होंगे। उदयपुर परिवहन विभाग ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर शहर और ग्रामीण इलाकों के कई सड़कों पर नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन चालकों को रोककर उन्हें समझाया जाएगा। 7 दिन तक कई जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। मुख्य रूप से शहर में नुक्कड़ नाटक, रैली और प्रदर्शनी के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास होगा। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के दौरान पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे, तो वहीं स्कूली बच्चों ने भी सड़क सुरक्षा नियमों से जुड़ी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर नियमों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने की कोशिश की। जिला परिवहन अधिकारी कल्पना शर्मा ने बताया कि आम जनता में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए सख्ती बरतने के बजाय गांधीगिरी के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। 7 दिन अलग अलग कार्यक्रम हैं। पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जाएंगे, लोगों को समझाइश की जाएगी और चालान न बना के गांधीगिरी की जाएगी। पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है, लेकिन अगर पुलिस ही दबंगई पर उतर आए तो जनता न्याय की गुहार लेकर आखिर किसके पास जाएगी। बक्सर से पुलिस की दबंगई का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस एक घर में घुसकर लोगों के साथ बदसलूकी कर रही है, घर के सदस्यों पर लाठी भांज रही है। दरअसल बक्सर के चौसा में बन रहे पावर प्लांट में जमीन मुआवजे को लेकर किसानों और पावर प्रोजेक्ट प्रशासन के बीच मामला फंसा हुआ है। किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर पावर प्लांट के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस रात में किसानों के घर गई थी और उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। इस पूरे मामले में बक्सर एसपी मनीष कुमार ने बताया कि वीडियो की जांच की जा रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बक्सर के चौसा पावर प्लांट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पावर प्लांट प्रबंधन के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा और चौसा पावर प्लांट पर हमला कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने पावर प्लांट के मुख्य गेट पर आगजनी की और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत चौसा में गंगा नदी से पानी की पाइपलाइन जानी है और इसके लिए किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया गया है, लेकिन उचित मुआवजे को लेकर किसानों में आक्रोश है। नाराज ग्रामीण आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को भी जला दिया है। ग्रामीणों ने कल भी चौसा पावर प्लांट के मेन गेट पर ताला जड़ दिया था और मुआवजे की मांग को लेकर काफी हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस ने एक ग्रामीण के घर में घुसकर बदसलूकी की तो मामला और गर्मा गया। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने का सौभाग्य अब तक केवल वही लोग पाते थे जिन्हें ईश्वर ने आंखें दी है, पर अब नेत्रहीन लोग भी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। इस पुस्तक का अनुवाद ब्रेल लिपि यानी कि नेत्रहीन लोगों के लिए बनाई गई लिपि में किया जा चुका है और ये संभव हो पाया है छपरा के रिविलगंज के रहने वाले राजा के प्रयास से। जन्म से दृष्टिहीन राजा ने अपने दृष्टिहीन भाइयों और बहनों के लिए इस आध्यात्मिक पुस्तक को ब्रेल लिपि में तैयार किया है। इसका पूरा अनुवाद करने में उन्हें कुल 6 महीने का समय लगा। महज 15 वर्ष में राजा कुमार के इस पुस्तक की चर्चा अब पूरे इलाके में होनी शुरू हो गई है।
राजा फिलहाल राजेंद्र कॉलेजिएट छपरा में 10वीं कक्षा के छात्र हैं। 6 महीने तक राजा पढ़ाई के साथ साथ इस पुस्तक का अनुवाद करने में लगे रहे और आखिरकार उन्होंने नेत्रहीन लोगों के लिए श्रीमद् भागवत गीता पुस्तक का अनुवाद ब्रेल लिपि में कर ही लिया, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। बैलों की ये चाल देखिए, घोड़े की रफ्तार देखिए, दर्शकों का सैलाब उत्साह देखिए। गाड़ी मोटर के जमाने में ऐसी दौड़ आमतौर पर फिल्मों में ही नजर आती है, लेकिन यहाँ ना तो फिल्म चल रही है ना ही फिल्म की शूटिंग। ये सारा एक्शन असली है। जुटी है हजारों की संख्या में पब्लिक। दिल थाम कर देखिए, ये है एनिमल ओलंपिक। ग्वालियर के कुलैथ गांव की तस्वीरें हैं ये। यहाँ आयोजित की गई अनोखी खेल प्रतियोगिता, इसके प्रतिभागी इंसान नहीं पशु हैं। इस एनिमल ओलंपिक में बैल, घोड़ी और भैंसों ने अपना जलवा दिखाया। ऑनलाइन गेमिंग के जमाने में परंपरागत खेलों को जिंदा रखने के लिए गांव के युवाओं ने एनिमल ओलंपिक की शुरुआत की। इसमें बैलगाड़ी दौड़, घुड़दौड़, पाड़ा कुश्ती जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है और प्रतियोगिता जीतने वाले पशुओं को हजारों रुपए का इनाम भी मिलता है। एनिमल ओलंपिक को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह रहता है। ग्वालियर चंबल के साथ ही प्रदेश के अन्य इलाकों से भी लोग अपने जानवरों को इस प्रतियोगिता में दौड़ाने के लिए लाते हैं। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले खुश होकर लौटे और जो पीछे रह गए वो अगली बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में जुटेंगे। एनिमल ओलंपिक को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। ऐसी प्रतियोगिताएं अपनी परंपराओं को सहेजने का जरिया भी हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। मध्य प्रदेश का जबलपुर राम भक्त हनुमान की भक्ति में लीन दिखा। पहली बार जबलपुर में नर्मदा किनारे 108 संगीतमयी सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शहर के तमाम साधु संत और राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रहीं। मां नर्मदा की संध्या आरती के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की शुरुआत हुई। यह पहली बार है जब बड़ी एलईडी स्क्रीन और लाइट शो के साथ संगीतमय सुंदरकांड किया गया। इस धार्मिक मेला की साक्षी संस्कारधानी जबलपुर की जनता बनी, जिसने ठंड के बावजूद नर्मदा तट के ग्वारी घाट में रुककर इस संगीतमय सुंदरकांड के धार्मिक आयोजन का आनंद उठाया। सुंदरकांड के आयोजन का मुख्य उद्देश्य धर्म के प्रति आस्था प्रकट करने और अंधविश्वास से लोगों का रुझान हटाने के मकसद से किया गया था। 108 सुंदरकांड आयोजन के उपलक्ष्य में संत समाज द्वारा ये चौथा आयोजन संस्कारधानी जबलपुर में संपन्न कराया गया। रामगढ़ के बरकाकाना का गोंदनिया गांव शहर से काफी दूर है, पर इस गांव की चर्चा भी दूर दूर तक है। इसका कारण है यहाँ का गर्म कुंड। बताया जाता है कि यहाँ के गर्म कुंड में नहाने से चर्म रोग से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। पूरे गांव में ऐसे कुल 7 गर्म जल कुंड हैं, जिसमें डुबकी लगाने के लिए झारखंड के अलावा देश के दूसरे राज्यों से भी यहाँ लोग आते हैं। कुंड से कुछ ही दूर भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर की भी खूब ख्याति है। मान्यता है कि भोलेनाथ के आगे मत्था टेक कर भक्त जो भी मनोकामना करते हैं वो पूरी होती है। मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ 2 दिवसीय मेला भी लगाया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इतना सब होने के बाद भी इस गांव में विकास नहीं हो पाया है। ग्रामीणों की मांग है कि इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, ताकि गांव का विकास हो और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। लोहे को पिघलाकर हथियार का आकार दे रहे हुनरमंद कारीगरों की ये तस्वीर झारखंड के भेंडरा गांव की है, जो बोकारो जिला मुख्यालय से लगभग 38 किलोमीटर दूर नावाडीह प्रखंड की गिरिडीह और धनबाद जिले की सीमा पर स्थित है। जंगलों के बीच 3 ओर से जमुनिया नदी से घिरे इस गांव में लोहे को आकार देने का काम किया जाता है। यहाँ लोहे के हथियार और घरेलू उपयोग में आने वाले सामान बनाए जाते हैं। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने अपनी सेना के लिए हथियार बनाने के लिए हुनरमंद लोगों के लिए इस गांव को बसाया था। आज भेंडरा की आबादी 8000 है और यहाँ घर घर लोग लोहे के हथियार और सामान बनाते हैं। ये हमारे बाप दादा से शुरू हुआ है और हम लोग अभी कर ही रहे हैं।
हम लोग 4 भाई हैं, मैंने चारों भाई यही काम में कर रहे हैं। क्या बनाते हैं? हम लोग बसुला बनाते हैं। सामान का दाम तो बढ़ते रहा है, लेकिन उतना पैसा नहीं होता। 500 रुपया होता है और हारमोनियम का भी 300-400 रुपया होता है। पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप शुरू होने में अब महज 2 दिन ही बाकी है। जी हां, 13 जनवरी से 16 टीमों के बीच वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के लिए घमासान शुरू हो जाएगा। ओडिशा के 2 शहर भुवनेश्वर और राउरकेला में सभी मैच खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 29 जनवरी को खेला जाएगा। इस बीच भारत के हॉकी प्रेमियों के बीच इस टूर्नामेंट को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। लोगों को उम्मीद है कि इस बार भारतीय टीम चैंपियन जरूर बनेगी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के 30,000 छात्राओं ने भी भारतीय हॉकी टीम को शुभकामनाएं दी। इसके लिए इंस्टीट्यूट में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं ने रंग बिरंगी रंगोलियां भी बनाई। छात्राओं ने हॉकी स्टिक और हॉकी बॉल की रंगोलियां बनाकर उन्हें दियों से रोशन किया। साथ ही साथ हॉकी स्टिक के लिए भारतीय हॉकी टीम को चीयर्स भी किया। यहाँ धर्म जाति का द्वेष नहीं है, भेदभाव का लेश नहीं है। जी हां, जम्मू कश्मीर के राजौरी में हजरत सैयद रसूल शाह का 5 दिवसीय वार्षिक उर्स संपन्न हो गया। नंगाबाजी साहिब के नाम से मशहूर ये उर्स जिले के कालाकोट के गांव ब्रावी में संपन्न हुआ। इस 65वें सालाना उर्स में देश भर के सभी धर्मों और जाति के लोग शामिल हुए। जनाब नंगाबाजी साहिब का उर्स मुबारक उनके पोते और जम्मू कश्मीर के एक अत्यंत प्रतिष्ठित सूफी संत सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह के निवास पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो अपने अनुयायियों के बीच ब्रावी कलाकोट के बाजी साहब के रूप में लोकप्रिय हैं। समापन दिवस पर उर्स मुबारक कुरान शरीफ की तिलावत, नमाज और नात का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर और देश में अमन चैन के लिए विशेष प्रार्थना की गई। उर्स के दौरान श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क लंगर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय सूफी संत हजरत नंगाबाजी साहिब एक पवित्र और आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे, जो मूल रूप से कश्मीर के बांदीपोरा जिले के मलंगम गांव के रहने वाले थे। उत्तराखंड में कुमाऊं की काशी के नाम से प्रसिद्ध बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में उत्तरायणी मेले की तैयारियां करीब पूरी हो गई हैं। मेले को लेकर इस पौराणिक शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कोरोना दौर के बाद उत्तरायणी मेले को काफी भव्यता के साथ मनाए जाने की तैयारी है। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। इतिहासकारों के अनुसार उत्तरायणी मेले की शुरुआत चंद वंशीय राजाओं के शासन काल में हुई। धीरे धीरे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध ये मेला व्यापारिक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र बन गया। मेले में इस साल पर्यटकों को नया अनुभव कराने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। दंगल, महादीपदान और लेजर लाइट जैसे कार्यक्रम उत्तरायणी मेले की भव्यता में 4 चांद लगाएंगे। बता दें कि 14 जनवरी को रात में 3:02 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उस दिन से ही सूर्य उच्च भाव में स्थित होकर उत्तरायण होते हैं। जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के तहत नाटक काया में काया का मंचन किया गया, जिसमें कलाकारों ने वर्तमान भारत की स्थिति और गांधी जी के आजाद भारत के सपने की कहानी बयां करने की कोशिश की। गांधी जी वर्तमान भारत की दुर्दशा को देखकर जंग आजादी में शामिल उन सभी लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने आजाद भारत में सत्ता का सुख भी भोगा है। नेहरू, जिन्ना, मौलाना, पटेल आदि के सामने गांधी जी सवाल रखते हैं कि क्या ऐसे आजाद भारत की कल्पना की थी हमने? ये तो मेरे सपनों का भारत नहीं है। चर्चा के बाद निष्कर्ष निकलता है कि सत्ता सुख के लालच में ही भारत की ये दुर्दशा हुई है। नाटक में अभय शर्मा ने गांधी जी, वैष्णवी शर्मा ने कस्तूरबा, चंद्र प्रताप सिंह ने जिन्ना, विनय यादव ने सरदार पटेल, धर्मेंद्र भारती ने मौलाना, माधव शर्मा ने नेहरू का किरदार निभाया। वहीं रिया सैनी ने संगीत संयोजन और सीमा गुप्ता ने वस्त्र सज्जा संभाली। भारतीय फिल्म जगत के लिए 10 जनवरी मंगलवार का दिन उस समय ऐतिहासिक बन गया जब एस राजामौली की फिल्म RRR ने अमेरिका में चल रहे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बड़ी उपलब्धि हासिल की। फिल्म के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड जीता। RRR ऑस्कर की रेस में भी शामिल है। वहां भी फिल्म बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। RRR के अलावा छेल्लो शो बेस्ट इंटरनेशनल कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुई है।
अमेरिका के बेवर्ली हिल्स में चल रहे 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में राजामौली अपने स्टार रामचरण तेज और जूनियर एनटीआर के साथ पहुंचे। साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी ने आरआरआर की इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया। म्यूजिक कंपोजर एम कीरावाणी ने यह अवार्ड लिया। कलाकारों का शुक्रिया अदा करते हुए राजामौली भावुक हो गए। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री ने आरआरआर की पूरी टीम को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा कि एक बेहद ऐतिहासिक पल है। फिल्म के कंपोजर एम कीरावाणी, एस राजामौली और आरआरआर की पूरी टीम को बधाइयां। भारत के लिए ये बेहद गर्व की बात है। मांडू उत्सव की तीसरी सांझ जाने माने बॉलीवुड सिंगर मामे खान के नाम रही। कला प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले मामे खान ने अपने मधुर सुरों का जलवा बिखेरा। उन्होंने फिल्मी गीतों के साथ राजस्थानी सूफी गीतों से महफिल को सजा दिया। दर्शकों से खचाखच भरे दीर्घा में बैठे कला प्रेमियों ने खूब आनंद उठाया। आंचल सचान और दीक्षा सोनवलकर ने नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी। वहीं मांडू के उभरते कलाकार कृष्णा मालीवाड़ ने आदिवासी संस्कृति के विभिन्न पक्षों से रूबरू कराया। बॉलीवुड सिंगर मामे खान को सुनने उनके प्रशंसक और चाहने वाले दूर दूर से मांडू उत्सव में पहुंचे थे। उन्होंने अपने गीत केसरिया बालम पधारो, महारा देश, लाल पीली अखियां, लुक छुप ना जाओ जी, अमर रहो चौधरी, दरारे दिल, महरा मन होए, नखरालो जैसे प्रसिद्ध गानों से मांडू उत्सव के मंच को नई ऊंचाइयां दी। उन्होंने मंच से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव भजन गाकर हिंदुस्तान की गंगा जमुनी संस्कृति का उदाहरण पेश किया। आधुनिक परिवेश में जहां लोक संस्कृति लगभग विलुप्त हो रही है और पाश्चात्य संस्कृति इंटरनेट और सामाजिक संचार माध्यमों से घरों में सेंध लगा रहा है, वहीं आदिवासी समाज अपनी लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। इसी सिलसिले में कांकेर में आदिवासी समाज के सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम कोलांग महोत्सव का आयोजन हुआ। आयोजन में ब्लॉक के 15 कोलांग टीमों ने हिस्सा लिया। जिस प्रकृति और जंगल से आदिवासी जीवन जुड़ा है, इसी प्रकृति के सम्मान में सालाना कोलांग उत्सव मनाया जाता है, जो पौष की पूर्णिमा से आरंभ होता है। प्रकृति से अपने प्रेम को प्रदर्शित करने वाले इस कोलांग त्योहार का बस्तर संभाग में विशेष महत्व है। कोलांग एक प्रकार का प्रकृति के बखान का गान है। इसे प्रकृति गान भी कहा जाता है। इसमें दल का नेतृत्व करने वाले पाट गुरुओं द्वारा गाया जाता है। इन पाट गुरुओं का भी इस कोलांग दल में विशेष स्थान होता है। जैसे इन गुरुओं के भोजन करने के उपरांत ही दल के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। गांव के युवाओं की टोली अपने गांव से दूसरे गांव कोलांग नाचने जाती है, जो 3, 5 और 7 दिनों के लिए होता है। गांव से कोलांग में जाने वाले युवाओं का ग्रामीणों द्वारा विशेष सम्मान किया जाता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।